बच्चे अपने पास जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग करने से पहले एक बात बताओ, हमने +1 के अंदर एक चैप्टर करा था लीनियर इनइक्वालिटीज, वो याद है? लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर हमारे पास ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीखा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमने 10th क्लास में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ प्लॉट होना शुरू होकर, सिर्फ फर्क क्या था कि शेड करना आ रहा था हमें। पहले वहीं से शुरू करते जहां से हमने +1 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, मतलब इनिशियल जो लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाना सीखा था। एक बार पहले ग्राफ पे ध्यान देना। अगर मेरे पास मान लो एक सिंपल सी इक्वेशन है x + y = 5, सिंपल सी है, इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये कैसा बनेगा? अगर मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करता हूं तो सीधी सी वैल्यू, अभी x की वैल्यू 0 होगी तो y5, y की वैल्यू 0 होगी तो x5। वो हमें डब्बा बना के वैल्यूज पुट करके ऐसे करके पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बनाना आता है, सबको आता है ना? ये सिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। ये मेरे को कैसे पता है? y की वैल्यू 0 डाली, x की 5 आ गई, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने 2 वैल्यू से ये प्लॉट कर दिया, बिल्कुल ठीक था। अब इसी के अंदर अगर यहां पर ये लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? या फिर x + y लेस देन और इक्वल्स टू 5 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? इससे पहले का लेस देन का मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट 5 जो x + y = 5 वाली लाइन है, उससे कहीं दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा। अब कहीं दूसरी तरफ क्या मतलब? ये एक बाउंड्री लाइन है जो x + y = 5 वाली है। अब यहां हमें क्या करना होता है? शेडिंग करनी होती है। अब शेडिंग का बेस्ट मेथड क्या रहता है? एक तो तरीका मैं ये बता दूं, लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड कर दो, नीचे की साइड कर दो, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड कर दो, ऊपर की साइड कर दो। लेकिन इसमें भी ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेस्ट मेथड क्या होता है? इस लाइन पे, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये है x + y = 5। तो ये ध्यान रखना, ये x + y = 5 हमारी लाइन नहीं है। हमारी लाइन क्या है? हमारी जो कंडीशन है x + y < 5। तो अगर मुझे इसके लिए ग्राफ पे मार्क करना है, शेड करना है, और एक और कंडीशन लगा लेते हैं, मान लो x > 0 y > 0, मतलब सारा कुछ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। तो इन कंडीशंस के हिसाब से जब मुझे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो बेस्ट मेथड क्या है? इस लाइन के इधर या इधर की कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। कोई एक कोऑर्डिनेट की, किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे यहां पर हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है भाई 0 0 है कि नहीं? अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं जो ओरिजिन वाली वैल्यूज है, क्या ये ट्रू है? क्या 0 + 0 < 5 होता है? अगर होता है तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ रहेगा वो इधर ऐसे प्लॉट हो जाएगा। क्लियर है ये? अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए यहां एक छोटी सी गड़बड़ मैंने करी है। यहां मैंने इस लाइन के साथ इस शेडेड पार्ट को टच कर दिया, दिख रहा है? ठीक है, वो मैंने जानबूझ के टच किया क्योंकि अगर मैं थोड़ा दूर से बनाता तो वो समझाने के लिए फिर हाईलाइट करना पड़ता। तो अगर मेरे को ये सिर्फ इनइक्वालिटी दिखानी है तो ये ग्राफ क्या होना चाहिए? हल्का सा गैप पे होना चाहिए था लाइन से। समझ में आ रही है? क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि वो x + y = 5 वाली लाइन से इधर की वैल्यूज हैं, उस पर लाई करने वाली वैल्यूज नहीं है। लेकिन अगर यहां इक्वालिटी भी साथ में होती तो अपना ग्राफ एग्जैक्टली जो टच होने वाली वैल्यूज थी वो वाला बन जाता। किसी को इसमें दिक्कत है? ये बात समझ में आई? अब हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है? यहां पर 2 कंडीशंस और थी, x > 0 y > 0। तो x > 0 का मतलब क्या हुआ? x से बड़ी वैल्यूज ऊपर वाली, y का मतलब y इधर वाली। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज रहेंगी। तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं इनको हटा दो यहां से। जो हमारी मेन सॉल्यूशन के अंदर जो किसी और क्वाड्रेंट में शेडेड पार्ट जा रहा है, ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो शेडिंग है यही अपने पास मेन सॉल्यूशन है। इसमें किसी को परेशानी? ये बात समझ में आ गई है? तो चाहे वो ग्रेटर देन होता, चाहे वो लेस देन होता, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी प्रियांशु बच्चा, ठीक है ना? अगर मैं ग्रेटर देन के लिए देखता तो ग्रेटर देन के लिए शेडिंग कहाँ होती? मान लो सेम लाइन x + y > 5 होती, और अब मैं 0 + 0 डाल के देखता, क्या 0 + 0 < 5 है?
ये क्या ट्रू है? नहीं है। तो इसका मतलब इस साइड को शेड नहीं होगा, उसके ऑपोजिट साइड शेड होगा। अगर हम जो कंडीशन डाल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर उसके लिए गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके ऑपोजिट साइड शेड कर दो। सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। शेडिंग वाला पार्ट समझ में आ गया। अब अपना चैप्टर शुरू होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का 12th लेवल पे। शेडिंग समझ में आ गई है। अब 12th लेवल पे हम इसी लीनियर इनइक्वालिटी से होते हुए वैल्यूज क्या निकालेंगे। यहाँ एक तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाला कंसेप्ट लगता है। इस बार तुम्हारे सिलेबस में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं थे, वरना इससे 2 साल पहले तक बहुत सारे तरह के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होते थे जिनसे हम इक्वेशन फॉर्म करते थे और फिर सॉल्यूशन निकालते थे। अब हमारे पास इन्होंने बहुत ज्यादा आसान करके तुम्हें दे दिया कि सीधी सीधी इक्वेशंस दे रखी हैं और कोई एक z की वैल्यू होगी, कोई एक z क्या होता है? कोई एक इक्वेशन, कोई एक कंडीशन जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। अब क्वेश्चन बताता हूं, उससे आइडिया लगेगा। जैसे अपने पास देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ है। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला गया है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस दे रखी है। पहली, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे अगर साथ के साथ प्लॉट करना चाहते हो तो करते रहना, वरना ये ग्राफ वाला पार्ट तुम संभाल सकते हो, सबको होपफुली की आता ही होगा। ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे ड्रॉ करना, शेड करना तो आ गया ना, ये तो सब कर ही लोगे। तो अपने पास देखो ये 3 कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में। क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 50, 3x plus y is less than or equals to 90 and x is greater than 0, y is greater than or equals to 0। ये 3 कंडीशंस गिवन है। इन कंडीशंस के बेसिस पे हमें एक और इक्वेशन गिवन है जिसका नाम क्या है? z। और ये जो कंडीशन है, इनके बेसिस पे हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अंडर दीज सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशन। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स में इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो होता क्या है, जब मैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, ये सिंपल प्लॉटिंग है। हमने क्या किया, मैंने इन तीनों कंडीशंस के हिसाब से, पहली कंडीशन x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहला तो यही क्लियर है। दूसरा, x प्लस वाई अपने पास क्या थी? x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। तो x प्लस वाई और इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 के लिए हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। देखो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 50, y की वैल्यू 0 डालोगे तो x 50, इक्वल्स टू करके लाइन बनाई। ये हमारे पास ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, क्लियरली है, ये पता चल रहा है ना। ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये किसकी इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 है ना। अपने पास कंडीशन में लेस देन और इक्वल्स टू 50 है, तो मतलब शेडिंग कहाँ होगी? मैं 0 0 वैल्यू डाल के देखूंगा तो 0 इज लेस देन 50 ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर दूं मैं सारी। ये बात समझ में आई है? करके दिखाऊं या यहां से पता चल रहा है? पता चल रहा है बच्चे? देखो जरा, हमारे पास साथ के साथ ग्राफ प्लॉट करते रहेंगे और वैल्यूज निकालना बच्चे। फिर अपने पास कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। दूसरी कंडीशन क्या है? 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 एंड थर्ड कंडीशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो क्या करते हैं, देखो ग्राफ पे साथ के साथ प्लॉट करते चलना। ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, x एक्सिस इधर आ गया, y इधर आ गया, माइनस एक्स एंड माइनस वाई इधर ओरिजिन है। अब सबसे पहले x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 की इक्वेशन है, तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप की लाइन आ जाएगी। ये क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये कोऑर्डिनेट क्या आया? ये कोऑर्डिनेट आ गया 50 और 0, और ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 50। क्लियर है? अब हमें ये शेड किस साइड करना है? सिंस ये कंडीशन लेस देन और इक्वल्स टू 50 के लिए है, तो शेडिंग कहाँ होएगी? अगर 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल्स टू 50, ये ट्रू है, लेस देन के लिए तो ट्रू है ही ये। तो हमारे पास जिस साइड में ये कंडीशन ट्रू, उस साइड में शेड कर देना। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ इधर को,
और इक्वालिटी भी है साथ में, तो मैं लाइन को टच करके इधर को शेड कर देता हूँ। ये शेडिंग वाला पार्ट समझ में आ गया ना बच्चे पूरा? ठीक है, तो ये लाइन हमने लाइन के इस साइड वाला पार्ट सारा शेड कर दिया। डन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 90। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसके लिए बॉक्स बनाओ, वैल्यूज निकालो। क्या निकलेंगी? देखो y की वैल्यू 0। और एक और देखना बच्चे, 12th में हो, समझ में आता है, कैलकुलेशन भी ठीक ही करोगे, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी बुरे वक्त का पता नहीं चलता है। तुम कहीं जल्दबाजी में कोई गलती कर लोगे तो 2 वैल्यूज नहीं निकालनी है, 3 वैल्यूज निकालनी है हमेशा। क्योंकि 2 वैल्यूज में अगर एक में गलती हो भी गई तो भी लाइन ड्रॉ हो ही जाएगी। एक ठीक पॉइंट है, एक गलत पॉइंट है, तो भी लाइन बन जाएगी, तो तुम्हें अपनी गलती का नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर तुमने 3 वैल्यूज निकालनी है तो क्लियर दिख रहा है ये लाइन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब तुमने गड़बड़ कर दिया। अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करना। तो जल्दबाजी में बिल्कुल ही इतना आसान है तो अलग कहानी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक की चांसेस नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा था भाई, x की वैल्यू 0 डाली तो y 50 आ गया, y की वैल्यू 0 डाली तो x 50। इतना आसान हो तो अलग कहानी है, और अब थोड़ा भी अलग तरह की इक्वेशन आएगी तो 3 वैल्यूज पक्का निकाल लेना आप सेफ साइड रहने के लिए। देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू आ गई 30, है ना। x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू आ गई है 90। मैं बाकी 2 नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे पास अभी तुम सारे हो क्रॉस चेक कर रहे हो कैलकुलेशन में, पर एग्जाम में याद रखना 3 निकाल लेना, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो x की वैल्यू 30 है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ग्राफ बनाओगे प्रॉपर तुम्हारे पास पॉइंट आएगा 10 20 30 करके, मैंने रैंडम ले लिया यहाँ पे। तो 30 और 0, और y की वैल्यू 90 और x की 0, तो यहाँ कहीं 50 के ऊपर इधर कहीं आएगा। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ये किसकी लाइन है बच्चा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वाली। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट कितना आया है? 0 और 90, और ये आ गया 30 और 0। अब इसमें शेड कहाँ करना है? ये भी लेस देन और इक्वल्स टू 90 है। लेस देन और इक्वल्स टू 90 का मतलब देखो, मैं फिर से 0 0 वैल्यू पुट कर दूं तो 90 से छोटी है, तो इसका मतलब इसमें भी शेडिंग कहाँ होगी? इस साइड में, ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पे इसको शेड कर दो। ठीक है ना बच्चा, ये पता चल रहा है जो शेडिंग हो रही है। अब इन 2 कंडीशंस के अलावा एक तीसरी कंडीशन और है, x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो सारा कुछ इस साइड को शेड होगा कि नहीं? या मैं सिंपल ये कहूं कि सारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे जितनी भी कंडीशन है इन सारी कंडीशन को कंबाइन करके कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन होगा जो एक कॉमन एरिया होगा जो शेडेड रहेगा। तो y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा पूरा। तो ये जो बाकी क्वाड्रेंट्स है इनसे तो हमें लेना देना ही नहीं है। अपना जो कॉमन सॉल्यूशन आ गया है शेडेड एरिया में, वो क्या आ गया? इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक, फिर ये और एक ये आ गया कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? हाँ जी, ये वाले एरिया में किसी को प्रॉब्लम है कि ये कैसे आया? क्लियर है? अब देखो यहाँ एक और पॉइंट आ गया है जहां पर हमारी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला। इस पॉइंट की मैं वैल्यू निकालूं। मैं क्यों निकाल रहा हूं वैल्यू? जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन आ गया है, उस कॉमन शेडेड रीजन के हर एंड पॉइंट का जो वर्टेक्स बन रहा है ना, हर वर्टेक्स की वैल्यू हमें चाहिए। इसकी है 0 50, इसकी है 0 0, इसकी 30 0, इस पॉइंट की नहीं है। तो इसकी मैं कैसे निकालूं? अपने पास 2 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन है? एक तो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और दूसरी क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना निकला? y से y कटा, 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गया 20, x 20 आ गया, तो y कितना निकल गया? 30। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमारे पास 20 30 आ गया। डन है? हमारे पास सारे के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है? z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू मैक्सिमम 4x प्लस वाई। कहां कहां पे? देखो, पहला इस पॉइंट पे जो इसके सारे वर्टेक्स हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। 0 और 50 पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 पुट करी तो z की वैल्यू क्या आ रही है? देखो जरा क्या आ रही है बच्चा?
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो हमारे पास z की वैल्यू 50 आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है 0 0, 0 0 पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू क्या आ गई नेट 0। पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। अब 30 और 0, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, कितनी आ गई 120, है ना। अब है 20 30 लास्ट पॉइंट, इस पे कितनी आ रही है बताओ। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, कितनी आ रही है, हाँ जी 110। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई है 30 0 पे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 0 is the set of coordinate which gives us the maximum value for set। समझ में आ गया, आसान है, सिंपल है बच्चा, क्लियर है ना। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट, मतलब एक थोड़ा सा चेंज वाला पार्ट। इसके अंदर हमारे पास ये सारा जो रीजन था ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है कि नहीं, इसको हम कहते हैं बच्चे बाउंडेड रीजन। इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन है तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर अनबाउंडेड आ जाता है, अगर हमारे पास एक अनबाउंडेड रीजन आ जाता है, मान लो इस तरह का दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट कर लेना। अब ये अनबाउंडेड रीजन जो है, अनबाउंडेड में हम वर्टेक्स कैसे निकालें, ये तो अनंत जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमारे पास कोई बाउंड्री लाइन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें अब कोई कंडीशंस लगा के ये चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ रहे हो। अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आ जाता है तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं उसके बारे में समझना। एक बार थोड़ा सा थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाउंडेड वाला तो समझ में आएगी, आसान है। अब इसको समझो। हमारे पास क्या है बेटा, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, any point in the feasible region that gives the optimal value maximum or minimum of the objective function is called optimal solution। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो हमारे पास क्या रहेगा, since there are infinite many points it is not evident how would you go about the finding the point in the given maximum value of the objective function। to handle this situation we use the following theorems। अब थ्योरम में क्या कहते हैं देखो जरा। हमारे पास पहला क्या है, the optimal value must occur at the corner point। पहली बात, अगर वर्टेक्स नहीं बन रहा है तो हम, क्योंकि देखो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो हमने वर्टेक्स की ही कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट करके देखे थे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डालकर ही हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, पहली बात। दूसरा, अब आता है देखो, लेट आर बी द फिजिबल रीजन इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, r इज बाउंडेड। बाउंडेड क्या होता है, जैसा ये था जो हमने अभी एग्जांपल किया, जिसके अंदर एरिया बाउंडेड था, क्लोज्ड फिगर बन रहा है। Then the objective function z has both maximum and minimum values on R. Each of these occur at the corner vertex। यहाँ तक ठीक था, हमने कर लिया। अब आती है कहानी अनबाउंडेड की, जो थोड़ा सा चेंज होके कुछ आएगा। If R is unbounded, then a maximum or minimum value of the objective function may not exist। ऐसा नहीं है कि पक्का ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस की जिसके अंडर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस अनबाउंडेड फिगर की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, देखो जरा। अनबाउंडेड रीजन का तो लॉजिक समझ में आ गया ना, अनबाउंडेड होता क्या, जिसमें क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, एक साइड से वो ओपन रह जाएगा। तो बाउंडेड के लिए तो हमें पता चल गया, अनबाउंडेड के लिए समझना, और इसका फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो साथ में रिलेट करेंगे। देखो अब हमारे पास होता क्या है, m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane determined by ax plus by is greater than m। क्या बोला गया है, कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास फंक्शन की अगर जो z की वैल्यू है ax plus by is greater than m has no point in common with feasible region। ये क्या बोला गया है कि उस m के साथ जब जो हमारे z की वैल्यू थी, z is greater than m has no common point with feasible region, otherwise z has no maximum value। क्या बोला है, फिर से सुनना, अगर हमारे पास उस सर्टेन m की वैल्यू के साथ जब मैंने z को ग्रेटर देन करके इक्वेट किया, ax प्लस by इज ग्रेटर देन m करके सॉल्व किया, तो इसका जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी इसके लिए, वो लाइन
किसी भी अनबाउंडेड रीजन के जो भी वर्टेक्स होंगे उस पर टच नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? अगर उस पर टच हो गई इसका मतलब उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर टच नहीं होती है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो पता भी चलेगा। और सिमिलरली इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax plus by less than m has no point in common with feasible region, otherwise z has no minimum value। क्लियर है ये? अब देखो एग्जांपल करते हैं, एक काम करें, हाँ कोई नहीं देखो एक काम करो, इसको एक बारी पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो इन वैल्यूज को, जल्दी से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। सबने बना लिया बच्चे? ग्राफ बना लिया सबने? देख लिया कि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, सबका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। आ गया? बस एक बीच वाली लाइन छोड़ दो अभी, है ना? सबका ग्राफ ऐसा ही बना है। एक लाइन ये वाली बनी है 2x माइनस वाई की, एक लाइन हमारे पास ये वाली बन गई है जो x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, और एक लाइन हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 की बन गई है। बनी है? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां तक आ गया है। अब यहां पर अनबाउंडेड रीजन है, और हमें बोला क्या था इसके अंदर? क्वेश्चन में हमें बोला है वी हैव टू डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो अपने पास z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। अब अपने पास अगर अनबाउंडेड रीजन है तो देखो अनबाउंडेड रीजन के भी जो जो वर्टेक्स हमारे पास अवेलेबल हैं कौन कौन से? एक देखो इसके ऊपर एक तो ये 0,5 है कि नहीं, ये x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक है 0,3, एक है ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 10 और इसका कोऑर्डिनेट 60 है कि नहीं? 1 2 3 4, ये 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं अपने को। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है हाईलाइट करते हुए कि हमारे पास देखो जो बाउंडेड रीजन बन रहा है ये बन रहा है कि नहीं? जो अनबाउंडेड रीजन का बेसिकली वर्टेक्स वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो सारा खुला पड़ा है ना? ऐसा ही है, बन रहा है यहां तक। अगर इसको ये और बना लेते हैं बस, और यहां से फिर ये, अब इनके अंदर वर्टेक्स दिख रहे हैं हमें, ये 4 वैल्यूज हैं, तो इन चारों के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमारे पास जो मेन अपना फंक्शन होता है जो z की वैल्यू होती है बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। z की वैल्यू तो -50x प्लस 20y, यही गिवन है क्वेश्चन में, है ना? -50x प्लस 20y, ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज थी उन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 0,5 से 100 आया, 0,3 से 60 आया, 10 से -50, 60 से -300। सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन सब के अंदर जो वैल्यूज आई हैं इनमें सबसे कम वैल्यू देखो कहां पे आई है? -300 आई है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -50x प्लस 20y, इसको इक्वल्स टू 300 लेके, इक्वल्स टू -300 लेके लाइन ड्रॉ करनी है। समझ रहे हो क्या करना है हमें? जो यहां पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या थी? -50x प्लस 20y, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थी कितनी बचा? 300, तो इट इज इक्वल टू -300। इस वैल्यू को यूज करके एक बार ग्राफ पे वो लाइन प्लॉट करके देखो। हाँ जी, बन गई लाइन। तो ग्राफ के अंदर जब तुमने इसके अंदर देखो लाइन ड्रॉ करी, पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटी इक्वेशन बन जाएगी कॉमन लेके। क्या आ रहा है यहाँ पे? 10 हट गया तो -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30, ये बन गई। और इसको जब तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो अपने पास ये वाली लाइन आ गई कि नहीं? यही वाली लाइन आ रही है। अब ये लाइन जब तुमने प्लॉट करी है तो ये आके एक वर्टेक्स पे से जा रही है 60 पर से। दिख रहा है सबको? ग्राफ समझ में आ रहा है? ये पता चल गया। अब कंडीशन पे वापस चलते हैं। देखो जरा, हमारे पास कंडीशन क्या थी बच्चे? मिनिमम की कंडीशन में क्या बोला गया था? इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by लेस देन m, ये m क्या था हमारे पास? -300। ax प्लस by क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन -50x प्लस 20y। और इस m से if it has no point in common with feasible region, if it has no point in common with feasible region, तो ही वो m क्या होती? मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन किया, अपना जो ग्राफ प्लॉट हुआ है उसके अंदर तो वो फिजिबल रीजन के साथ सीधा वर्टेक्स पे से जा रही है। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन डू नॉट हैव एनी मिनिमम वैल्यू। आंसर समझ में आ गया? तो इसके अंदर हमारे पास क्या बना बचा?
हमने क्या किया, वी हैव टू चेक वेदर द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज द पॉइंट इन कॉमन विद फिजिबल रीजन और नॉट. इफ इट हैज कॉमन पॉइंट then -300 will be the minimum value. if it has no common point तो ही वो minimum value होगी, otherwise -300 will be minimum value. यही रहेगा. if it has common point then -300 will not be the minimum value, otherwise -300 will be the minimum value. जैसा हमने अभी फिगर में देखा अपने ग्राफ के अंदर, it has common point, therefore z, that is objective function which is -50x plus 20y, has no minimum value subject to the given constraints. समझ में आई ये बात? ये गिवन कॉन्स्टेंट्स क्या है? जो सेट ऑफ गिवन कंडीशंस हैं हमारी, जो इक्वेशंस है, तो उनके रिस्पेक्ट में इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी. किसी को दिक्कत? समझ में आ गया बच्चे कंसेप्ट? इसके अलावा कोई और दूसरा, मतलब इन दो पार्ट्स के अलावा, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड, इन दो के अलावा कोई तीसरी कंडीशन, कोई कुछ और अलग तरह का क्वेश्चन अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है बोर्ड लेवल पे, सिर्फ इसी लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे. डन है?